इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नोट करेंगे, an electric line of force may be defined as the curve an electric line of force may be defined as the curve. Good evening. An electric line of force may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so. Would tend to move when free to do so in an electric field in an electric field, and the tangent to which at any point at any point gives the direction of the electric field, gives the direction of the electric field, gives the direction of the electric field gives the direction of the electric field at that point. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पहले एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि ये कोई लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो ये मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक लाइन होगी ये श्योर है। अच्छा, इज डिफाइंड एज, इस लाइन को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? इज डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे गुड इवनिंग, जैसे मेट्रो ट्रेन होती है या जैसे मुंबई में जो लोकल चलती है उसमें आपको ना ट्रेन में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या है कि आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और पीछे से भीड़ आई, भीड़ ने आपको धक्का दिया और भीड़ आपको जो है चढ़ा कर ले गई। ऐसे ही जब उतरना होता है तो आपको दरवाजे की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाना है, पीछे से भीड़ धक्का देकर ही नीचे उतार देगी। ठीक है, तो वही काम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ होता है। हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कहाँ? अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, ऐसे 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 बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, ऐसे ऐसे, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इकट्ठा हो रखा है तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच की डायरेक्शन है। आपको यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, चुपचाप से ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लहराता हुआ ऐसे आराम से आते आते यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही आया ये पॉजिटिव चार्ज, इसको प्लस क्यू बोल दिया मैंने, इसको डिफाइन ही पॉजिटिव चार्ज के को ध्यान में रखकर डिफाइन करा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। तो जैसे ही आया तो समझ लो कि ये लोकल ट्रेन के दरवाजे पर आ गया, अब इसको अंदर चढ़ना ही पड़ेगा। कैसे? ये जो इधर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, सारा का सारा इसको पुश करना शुरू करेगा
और इधर जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको खींचना शुरू करेगा, आजा बेटा आजा इधर। तो क्या होगा कि इधर से इस पर तो लगातार पुशिंग फोर्सेस लगेंगी और इस तरफ से लगातार अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो आराम से आ रहा था, रिलैक्स था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेकिन हुआ क्या कि इसको इधर से तो पुश फोर्स मिली और इधर से पुलिंग फोर्स मिली, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ से यहाँ जाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये ऐसे 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 घूमता हुआ गया टेढ़ी मेढ़ी? नहीं। तो क्या हुआ, ये चीज़ ना ऑब्जर्व करी गई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन भी कैसे दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी चीज़ को देख पाना, तो उसके लिए हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? बहुत दूर जो चीज़ है, बहुत बड़ी जो चीज़ है उसको देख पाना, ठीक। तो माइक्रोस्कोप से हम नज़दीक की चीज़ को देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। और अब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने कहा नहीं भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ भी नहीं है, कर्व्ड लाइन्स है, कर्व्ड लाइन्स। तो उन्होंने देखा कि इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो वो ऐसे चला गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो ऐसे चला गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो ऐसे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखा कि जो है कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वो स्ट्रेट भी जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया कि भाई लाइंस तो बन रही है, एक पाथ तो है, तो वो जो पाथ है ना, वो जो पाथ है उसी पाथ को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल दिया गया, ठीक है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये कहानी याद रहेगी तो डेफिनेशन याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की लगभग 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें 2-3 एक्स्ट्रा दे रखी हैं, हम सारी करेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि जस्टिफाई योर आंसर। जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा कि आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका जस्टिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको आज ही कर लूँगा। तो पहले तो डेफिनेशन देखिए याद कैसे होगी। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field। जब फ्रीली घूमता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर उसको रख दिया गया तो वो एक लाइन के अलॉन्ग ही जाएगा, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा घूमता हुआ नेगेटिव के पास चला गया, नहीं। तो वो एक पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसी को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। फिर क्या इन्होंने बोला, एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व लाइन होगी, उस कर्व लाइन पर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूँ, और मेरे से कहा जाए कि भाई मैं जब इस इंस्टेंट पर हूँ तो यहाँ पर बताओ डायरेक्शन क्या है हमारी? डायरेक्शन तो हम ये कहेंगे हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन टेंजेंशियल होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन टेंजेंशियल होगी। तो जब भी कभी हम कर्व पाथ में मूव करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब डायरेक्शन पूछी जाती है तो वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो इसकी अब प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लें छोटा सा, बस ऐसे एक कर्व बना लो और 3 पॉइंट्स ले लीजिए। एक पॉइंट हो गया बेटा P, एक पॉइंट हो गया Q और एक पॉइंट हो गया R, ठीक है। अब P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप ये कहते हैं E P वेक्टर। इसी तरह से पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो कर्व पर इस जगह इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो तो ये हो जाएगी E Q वेक्टर। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी? E R वेक्टर, E P वेक्टर, E Q वेक्टर, E R वेक्टर। नीचे लिखें एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका फिगर। उसके बाद
उसके बाद नोट करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of electric lines of force। पहले लिखेंगे फर्स्ट है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। फर्स्ट लिखेंगे द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स the lines of force are continuous smooth curves without any breaks। मतलब कहीं से भी जो स्मूथ कर्व्स हैं वो कहीं से भी बीच में से टूटते नहीं हैं। Second, the lines of force start at positive charges the lines of force start at positive charges lines of force start at positive charges and end at negative charges and end at negative start at positive charges and end at negative charges। Third, the tangent to a line of force at any point the tangent to a line of force at any point gives the direction of the electric field at any point gives the direction of the electric field and gives the direction of the electric field at that point Fourth है no two lines of force can cross each other। No two lines of force can cross each other। इस वाले ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको स्टार बना लीजिए। इसका रीज़न पूछा जाता है। क्या होता है कि कई बार आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कोई एक प्रॉपर्टी लिख कर दे देते हैं और कह देते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करें। तो इसका रीज़न लिखेंगे यहीं नीचे। इसका रीज़न लिखेंगे। रीज़न है इफ द इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। If they intersect, then there will be, if they intersect, then there will be two tangents at the point of intersection. Then there will be two tangents at the
at the point of नव्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? If they intersect, then there will be two tangents. Then there will be two tangents at the point of intersection. And hence two directions of electric field, and hence two directions, of electric field at the same point, which is not possible at the same point, which is not possible at the same point, which is not possible. इसका एक फिगर बनाएंगे आप, कौन सा वाला? ये डायग्राम, ये तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, वो एक कर्व लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, अब उस कर्व लाइन पर कभी भी किसी भी हम कर्व लाइन पर ये कहते हैं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस पर। मान लो हमने यहाँ पर 4 बना दिए, 5 बना दिए, 10 पॉइंट्स बना दिए, कितने भी पॉइंट बना लिए, तो अगर किसी भी पॉइंट पर मेरे से ये कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, तो हम ये कहेंगे कि वो उस पर टेंजेंट आप डाल दीजिए उस पॉइंट पर, तो वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट पी पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो ये ई पी वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। पॉइंट क्यू पर टेंजेंट डालेंगे तो ये ई क्यू उसकी डायरेक्शन हो गई। पॉइंट आर पर डालेंगे तो ई आर उसकी डायरेक्शन हो गई। देखिए, वो जो हमने बनाया था उसमें तो हमने ये बताया कि हमने एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट कर दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट कर दिया। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, उसके बीच में हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज डाला तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कोई पाथ तो फॉलो करेगा, तो वो जो पाथ होगा उसी को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। और वो पाथ जो है वो कर्व लाइन होती है, वो कर्व लाइन होती है। उस कर्व लाइन पर कहीं पर भी अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो टेंजेंट होगी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर पहला है कि प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके की होती है, क्या नेचर होता है उनका। तो पहली प्रॉपर्टी है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं होता बीच में, ठीक है। उसके बाद दूसरा, द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पर स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है, मतलब इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तीसरा देखिए, द टेंडेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले ही देख लिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कर्व्स हैं, और जब भी कोई कर्व्ड पाथ होता है तो उस पर जब टेंजेंट निकाला जाता है, मतलब उसकी अगर डायरेक्शन निकाली जाती है तो उस पर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं। तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। दो लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कैसे, देखिएगा। मैंने कहा एक लाइन ऑफ फोर्स तो ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने कह दिया ये हो गई, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए, एक को बोल दो ईपी और इसको बोल दो आप EQ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में हमने ना ये 10th क्लास में आपको याद होगा कि हम ये बोलते थे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। वैसा ही अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने 10th में नहीं करा था।
तो यहाँ पर वो चीज़ देखनी है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है वो देखो। हमने ये कहा कि जब मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा तो अगर मान लीजिए मैं इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन क्या हो गई, ई पी वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई। और अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं ये वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंसीडर करता हूँ तो इसके लिए हिसाब से इस पर अगर टेंजेंट डाला जाए तो ये हो गई ई क्यू वेक्टर, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन अगर होंगी तो वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा कहाँ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड है, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जिस पाथ पर जाएगा दैट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, वो सॉरी कर्व लाइन, स्मूथ कर्व, वो स्मूथ कर्व होता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो एक ही पॉइंट पर एक तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, एक कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूँ तो वो इधर जाएगा इधर जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस वजह से कभी भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं, समझ गए। ये रीज़न है। इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, दो टेंजेंट्स हो गए एंड हेंस टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो गए, वो दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होंगे। क्लियर? सर ये नेगेटिव है पॉजिटिव? कौन सा? सी। अच्छा वो तो आप देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव यहाँ पर होगा और नेगेटिव यहाँ पर होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसका रीज़न आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आप पांचवा पॉइंट है, ये पूछा जाता है, इसका रीज़न ध्यान से समझ लेना। पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट पर भी स्टार मार्क करो। इसमें है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर the lines of force are always normal to the lines of force are always normal to the surface of a conductor, normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium, on which the charges are in equilibrium. Equilibrium को अंडरलाइन करो, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब इसका रीज़न लिखेंगे। अभी शायद ये प्रॉपर्टी भी समझ में नहीं आई होगी, तो रीज़न तो क्या आएगा समझ में। एक काम करें, बस लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ आपको, डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रीज़न इसका लिखें, इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, if the lines of force are not normal, if the lines of force are not normal to the conductor, if the lines of force are not normal to the conductor, the component of the field E vector of the field E vector parallel to the surface would cause the electrons to move, would cause the electrons
would cause the electrons to move and would set up a current on the surface and would set up a current on the surface. Full stop. और नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे बट नो करंट flows in equilibrium condition. But no current flows in equilibrium condition. कंडक्टर है एक, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, ऐसे ही मैंने मान लिया कि कोई 3 चार्जेस रखे हुए हैं और वो रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम मैंने अंडरलाइन करवाया ही इस वजह से है। इन्होंने बोला द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है कि कॉपर की कोई प्लेट है, मान लीजिए मेटल की एक प्लेट है, तो जो कॉपर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या करा, हमने 3 चार्जेस रखे हुए हैं जो कि रेस्ट में है, चुपचाप पड़े हुए हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि इस कंडक्टर पर जिसमें चार्जेस रेस्ट में पड़े हुए हैं उस पर अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी, वो हमेशा नॉर्मल होगी इसकी सरफेस के, मतलब वो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। हाँ नहीं, कर्व चलो ठीक है, कर्व बना लो, ऐसे हो गया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर इस पॉइंट पर देखा जाए ना, इस पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस पॉइंट पर। अच्छा, अब हाँ, कंडक्टर पर चार्जेस, अरे मैं आ रहा हूँ भी उस चीज़ पर। हमने पहले तो ये प्रॉपर्टी बता दी, प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर कंडक्टर है और कंडक्टर पर चार्जेस रेस्ट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई एडजस्ट करेगा ना, तो वो 90 डिग्री का, मतलब कंडक्टर की सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अच्छा, अब हम ये रीज़न स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक। तो ऐसा देखने के लिए हमने ये कहा इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, अगर लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर ये नॉर्मल नहीं होगी, तो नॉर्मल नहीं होगी, 90 डिग्री पर नहीं होगी, तो किसी एंगल पर तो होगी। हमने ये कहा, मान लीजिए ये इस एंगल पर है, तो ये एंगल आपने बना दिया, मान लीजिए 70 डिग्री, फॉर एग्जांपल हमने 70 डिग्री ले लिया। तो जब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स टूट जाएंगे, एक तो हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट E, अगर मान लीजिए इसको मैं E1 वेक्टर बोल देता हूँ, तो ये हो गया E1 sin 70, और एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा कंपोनेंट, वो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बताइए, E1 cos 70, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा
ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से जा रही है, और जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से जा रही है तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो इस तरफ जा रही है, और जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ये रेस्ट में नहीं रह पाएंगे, ये नेगेटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे। और जब चार्जेस का फ्लो शुरू होगा एक डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रही। तो अगर किसी भी कंडक्टर पर चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं तो आप ये देखिएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही देखना पड़ेगा। वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो वो नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मल के अलावा अगर किसी भी और एंगल पर होती है, किसी भी और एंगल पर होती है तो हम ये कहेंगे कि उसका एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इट विल मूव दीज चार्जेस इन दिस डायरेक्शन, वो अपने साथ उनको मूव कराना शुरू करेगा और आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो फिर वैलिड नहीं रहेगी, डिस्टर्ब। पास्कल लॉ कहाँ पर आता है? सर 11 में बता रहा है कि जिसमें जो वो जो प्रेशर होता है वो टॉरिसेलिस लॉ ऑफ एफ्लक्स बोल रहे हो क्या? तो छोड़ो भाई, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसको चार्जेस को इस तरफ मूव कराना शुरू कर देगा। वही चीज़ लिखिए, इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई वेक्टर पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस, ये वाला पैरेलल टू द सरफेस हो गया ना, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस। ये जो भी उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको मूव कराना शुरू कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया, आप इलेक्ट्रॉन्स ले लें, इलेक्ट्रॉन्स को वो इस तरफ मूव करा देगा, ठीक है। एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस बट नो करंट फ्लोज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है क्योंकि चार्जेस रेस्ट में रहते हैं। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिखी हुई आएंगी, ठीक है। क्या आता है कि नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ये ऐसे आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा जस्टिफाई 2 नंबर का। ऐसे ही द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, फिर लिखा हुआ आ जाएगा जस्टिफाई। तो जस्टिफिकेशन में ये रीजन देना है आपको, इसमें ये डायग्राम बना देना, इसमें ये डायग्राम बना देना, क्लियर है। चलिए आगे दोबारा बोलो, क्या क्या कैसे होंगे तो रेपल करते रहेंगे एक दूसरे को, जो अपने एक्सिस पे रोटेट होते रहेंगे। मैं समझा नहीं तुमसे। सर जैसे पॉजिटिव आयन से सारे चार्ज मतलब नहीं, आप पॉजिटिव चार्जेस मत लो ना, आप नेगेटिव ले लो। नहीं सर, वो कह रहा है एक दूसरे को रिपेल नहीं करें। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे लेकिन एक लिमिट तक होगा ना रिपल्शन। ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा और एक पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर रखा हुआ है, वो रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो क्या हो गया कि जब दूरी ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स धीरे 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 कम होती जाती है, बस वही चीज़ है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये रेस्ट में है। सर ये पास नहीं हो सकता, मतलब ये 3 मिनट से बहुत सारे होंगे ना सर। अरे कोई कुछ चार्जेस की बात कर रहे हैं, अगर पास लेकर आएंगे तो फिर वो रिपेल करेंगे ही करेंगे। सर जैसे आपने दूरी रखी है हाँ, इसमें तो बहुत सारे होंगे ना, जो पास में उतरेंगे। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे होंगे। वो असल में ऐसा होता है कि जब मैं किसी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री चार्जेस नहीं होते, कुछ होते हैं जिनकी बॉन्डिंग मजबूत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि कार्बन था, कार्बन 2 तरीके का होता है, एक तो ग्रेफाइट होता है और एक डायमंड होता है। तो डायमंड जो है, डायमंड तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। तो ये जो चार्जेस है ना, जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, चार्जेस ज़्यादा नहीं होते। मतलब मैंने ये मान लिया कि ये कंडक्टर है तो ये मतलब न्यूमरस बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे, लेकिन कंडक्शन जो है वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते कंडक्शन, ठीक है। तो वो जो है वो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाकर चुपचाप बैठे हुए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो इसी तरीके से मैं फ्री चार्ज कैरियर्स की बात करूँ। जैसे आप ये कह रहे हो एक दूसरे से इतने दूर, एक दूसरे की लोगों को डिस्टर्ब नहीं। देखिए, अगर एक दूसरे से दूर हैं तो फिर रिपल्सिव फोर्स थोड़ी कम होगी। यस सर, तो अगर जो नेगेटिव चार्ज है जो आप कहते हैं पैरेलल नहीं हो सकता, वो इधर उधर उनके लोगों को डिस्टर्ब ना कर पाएगा, चार्ज नहीं होगा। मास को तर्क बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, सही बता रहा हूँ। सर अगर जो नेगेटिव कंपोनेंट है, चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है यस ना, सर, तो इनको इनसे अलग और वो इनसे अलग पॉजिटिव चार्जेस साइड में है। रखा है, ऊपर फिर नहीं। मास्क नीचे कर लो, आवाज़ बार बार ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, आ नहीं पाती। हाँ सर, नेगेटिव जो चार्ज है वो सर साइड में है। हाँ, ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उधर जाएगी, बट इतना दूर है कि न्यूक्लियर वेव को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। तो देखो ऐसा है
जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ये डायरेक्शन बता दिया कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी तो एक फोर्स है ना। तो अगर आप किसी भी फोर्स की बात करते हैं, अगर फोर्स ऐसे है तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से आप किसी पर टिल्टेड फोर्स लगा रहे हैं, तो टिल्टेड फोर्स लगाने का मतलब ये है, एट एन एंगल फोर्स लगाने का मतलब ये है कि वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वो थोड़ा थोड़ा वर्टिकली भी मूव करेगा। जैसे कि प्लेन होता है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन पर इस तरीके की फोर्स लगती है तो एरोप्लेन धीरे 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 ऊपर भी उठता है और धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली आगे भी जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये एक एंगल पर है तो फिर इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पर जो भी फ्री चार्जेस जो रेस्ट में पड़े हुए थे वो उनको मूव कराना शुरू करेगा, और जब वो मूव कराना शुरू करेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप जो कह रहे हो वो इतना पावरफुल हो ही जाती है मूव करा पाए तो? अच्छा, वो इतना पावरफुल ना हो, हाँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो कुछ होगा ही नहीं भाई। वो तुम्हारी बात ये हो गई कि हमें पावर तो चाहिए थी, मतलब वोल्टेज तो मेरे को चाहिए था 12 वोल्ट का, और 12 वोल्ट में लेकर मैं ले रहा हूँ 8 वोल्ट या 2 वोल्ट, है ना। तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही बहुत वीक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा तो इनको थोड़ा बहुत एजिटेट तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा मूव नहीं करा सकता। वो तो सेम ही हो गया ना, क्या? वो तो सेम ही हो गया जैसे नॉर्मल पे था वो मूव नहीं कर रहा था। हाँ, फिर वो तो उसकी वैल्यू तो वही चीज़ है कि अगर वो ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही कम हो गई तो फिर तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, फिर तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? चले आगे, चलिए जी। तो अगला देखिएगा, जो हमारी छठी प्रॉपर्टी है वो है द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी the lines of force have a tendency to contract lengthwise. Tendency to contract the lines of force have a tendency to contract lengthwise. Full stop. This explains attraction between two unlike charges. पहले वाली फिगर ये वाली है नहीं, इसकी ये वाली फिगर नहीं है। The lines of force have a tendency to contract lengthwise. This explains attraction between two unlike charges. This explains attraction between two unlike charges. क्या होता है कि अगर मान लीजिए इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी, तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये हो गई। ये थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करती है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये हो गई। तो लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। और लेटरली मतलब साइड वाइज ये एक्सपैंड होती हैं, ठीक। तो जो लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचने की कोशिश करता है। तो इस वजह से अगर हम किसी भी चीज़ को खींचेंगे तो वो चीज़ सिकुड़ेगी, वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी।
तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो इन लेंथ मतलब लेंथ वाइज अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को तो वो इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ये अनलाइक चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, समझ गए? तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ये कॉन्ट्रैक्टेड होती है, सिकुड़ी हुई होती है, समझ गए? उसके बाद सेवंथ का भी सेम डायग्राम होगा, तो सेवंथ का डायग्राम अलग नहीं बनाना है, इसी में रखना है बस। सर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 9 सेवंथ नोट करें, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी क्या मतलब ये 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुआ था चैप्टर, आज खत्म हो गया। खत्म कहाँ करा दिया होगा कि दूसरा करा दिया, पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट करा दिया, इतनी जल्दी कैसे सर खत्म करा? पोटेंशियल अलग चैप्टर है। हाँ, पहला तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपके लिए लिखना है हमारा भी हो गया। क्या पोटेंशियल वाला? सर वो करवा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जैसे डायपोल के बीच में जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली थी ना, हाँ। वैसे पोटेंशियल निकालना। अच्छा, तो वो तो इसी में है, वो तो इसी में पोटेंशियल एनर्जी निकलवा रहे होंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो वो तो इसी में है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला स्टार्ट करा दिया तो बात अलग है। वोल्टेज वगैरह तो नहीं करवाया ना, नहीं, start? नहीं। वो नहीं करवाया ना। बस उसकी यूनिट बताइए। ये तो आप सिलेबस में भी देखेंगे तो सिलेबस में भी जो पहला, दूसरा और तीसरा है, दूसरा फिर भी थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं, लेकिन तीसरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है। ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। और देखेंगे ना सिलेबस में भी आप जो देखेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। अब देखेंगे द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन बोल में मैथ्स कितना मार्क्स का? 2 नंबर का बताया तो था, ये भी रीजन वाला, ये भी 2 नंबर का, वो भी 2 नंबर। प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती है ना तो वो सिर्फ ये कह देते हैं कि राइट एनी 4 या एनी 5 प्रॉपर्टीज़, 5 से ज़्यादा कभी पूछी नहीं, लेकिन आता क्वेश्चन 2 नंबर में ही है। और ये कई बार आ चुका है जस्टिफाई करने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5, ये तो 2 नंबर में ही आता है। द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड laterally have a tendency to expand laterally। तो लक्ष्य डेरिवेशन करा दिए सारे? सर एक दिन कराए, हाँ, एक दिन कराए। कूलम्स लॉ का करा दिया होगा, और डाइपोल का करवाया, इक्वेटोरियल फील्ड फील्ड। बताया वो 90 डिग्री है, तो एक दो लाइन लिखाते ना सर, बस डेफिनेशन फॉर्मूला है। The lines of force have a tendency to expand laterally। अच्छा, आप लोग कभी शिकायत नहीं करते क्या? क्यों? यही तो कमी है, करनी चाहिए शिकायत। हम ये मान लेते हैं कि चलिए कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन शिकायत तो करनी चाहिए। ये गलत है ना जी। 4 दिन में ये चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा? CBSE का जो सिलेबस है ना, आपने शायद फिजिक्स वाले ग्रुप पर शेयर करा था, उसमें शायद 23 या 26 लेक्चर लिखे हुए हैं इस चैप्टर, नहीं सर, एक इस यूनिट के। मौजूद है। अरे तो एक हफ्ते में 23 लेक्चर हो गए होंगे, 23 पीरियड तो नहीं हुए होंगे ना। तो उसमें CBSE ने ही ये बताया कि इसके लिए 23 लेक्चर चाहिए, तो एटलीस्ट सजेशन बॉक्स में तो डाल दो, एनोनिमस बनकर डाल दो। और तुम्हारी तो राइटिंग भी ऐसी है कि हर कोई हमारा पहचान। तो 1 मंथ से चल ही रहा है वाला चैप्टर। कब स्कूल कब स्टार्ट हुआ था? आई थिंक 15 तब से 15 चल ही रहा है। और इसमें कहाँ तक पहुँचे, ये करा दिया बस लाइन्स ऑफ फोर्स? NCERT एक्सरसाइज रहेगी, थोड़े से क्वेश्चन। अच्छा, और लाइन्स ऑफ फोर्स, अच्छा बस वो बचा है ना। तो 1 महीना तो चलो मान समझ में आता है, 1 महीने में तो करा दिया होगा, शायद रोज ही पीरियड होता होगा। डबल पीरियड। हाँ, तो फिर तो उन्होंने करा दिया होगा स्पीड के साथ। 4 तारीख को स्टार्ट हुआ। 4 तारीख को, स्टार्ट होगा। अच्छा 4 यही वाली ना, Yes, sir। और ये चैप्टर खत्म हो गया। So, नासा से आए होंगे तुम्हारे टीचर स्कूल के, है ना? अरे हमारे साथ अभी क्या मजबूरी चल रही है कि जैसे आपका मैथ्स है और फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कभी भी बिना मतलब आप ये सोचो कि ये सिर्फ हफ्ते में हम 3-3 क्लास लें और ये इसी से कंप्लीट हो जाए, ये इससे कंप्लीट ढंग से होगा नहीं। तो एक्स्ट्रा क्लासेस की मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि अभी वो क्लास 13th भी चल रही है ना, 12th के साथ साथ 13th क्लास समझ रहे हो ना, वो आपके स्कूल में भी चल रही होंगी। वो बुला रहे हैं आजकल, वो बुला रहे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो है वो 7 मई से स्टार्ट है, 7 मई से। मैं तो चाह रहा था जल्दी हो जाए, तो यही प्रॉब्लम है सारी की सारी। नहीं तो मैं भी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी लेता, कोशिश है मेरी कि थोड़ा जल्दी खींचूँ उसको, पर फिर भी स्पीड हमारी ठीक चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो हमारे स्कूल में डायपोल तक हो गया, डाइपोल तक हो गया। दो दो एक ही दिन में 2 पीरियड्स में डायपोल तक कराते हैं। एक ही दिन में 2 पीरियड में बच्चों को नींद नहीं आती। एक ये मतलब वैसे है, कभी भी आप ना वैसे मतलब माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी अगर देखा जाए ना, जैसे मान लीजिए हमारी 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास में लगातार आप अगर कंसंट्रेट करें, लगातार कंसंट्रेट करें, आप 40 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। 40 मिनट मैक्सिमम लिमिट होती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में सारे टीचर बेकार होंगे, आपके स्कूल में अच्छे टीचर भी होंगे। तो वो जो अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर जनरली करते क्या हैं कि 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाने के बाद में बीच में जोक जल्दी मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे ना एकदम दिमाग जो है वो जो आप एक जगह फोकस करते हैं, वो सारा फोकस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होकर बच्चे का दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। 1-2 मिनट के गैप के बाद फिर क्लास बढ़ती है आगे के लिए, फिर आपको 15-20 मिनट का एक्सपैंड मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी नहीं है लगातार 40 मिनट, ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों की वो है जो माइंड की कैपेसिटी है, ये लगातार 40 मिनट वाली। तो इसीलिए स्टूडेंट के हिसाब से 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट के बाद एक हल्का सा माहौल को लाइट करने के हमारा लिए, तो रोज लगता है एक ही सब्जेक्ट के 4-4 5 पीरियड का। हाँ तो वो मैं बता देता हूँ। खैर उसका रीज़न क्या है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। उसका रीज़न ये है कि जो टीचर्स हैं ना, वो जो भगा रहे हैं वो इस वजह से भगा रहे हैं क्योंकि उनकी फिर एग्ज़ाम ड्यूटी लगेगी जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो वो वहाँ पर बिजी होंगे। उस दौरान आपकी क्लासेस चलेंगी नहीं, इनफैक्ट छुट्टी भी होगी स्कूल की, तो वो भी प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद में जब आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलनी चाहिए, उस दौरान फिर वो कॉपी चेक करने भी जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए सभी टीचर्स ने मना कर दिया तो फिर कॉपी चेक कौन करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का इस बार प्रेशर है कि रिजल्ट भी टाइम पर देना है, एग्ज़ाम भले ही लेट हो रहे हैं, रिजल्ट टाइम पर देना है। और आप लोगों का जो सेशन है वो ट्रैक पर लाना है टाइम के हिसाब से, कि वो इतना लेट ना होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ये फरवरी में करा देंगे, उसमें ये लेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमें शुरुआत से थोड़ा सा फास्ट मोड में चलना पड़ेगा, ठीक है ना? सर हमारे क्लास में टीचर्स नहीं मारते, ये बच्चे मारते हैं। क्या सर हमारी क्लास में टीचर्स जो मारते ही है ना, वो जाता है। टीचर आते हैं 20 मिनट तो पहले वो लेक्चर देंगे, बेटा वो नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, 10 मिनट तो पढ़ाएंगे। तो बस कुल मिलाकर कहानी यही 20 है मिनट कि तक पीरियड होता है। अरे तुम्हारे स्कूल की तो कहानियाँ अलग चलती हैं, पता है संस्कार वर्ल्ड है ना, वहाँ की तो कहानियाँ पता है, वो आर्यन के टाइम से पता है मेरे को। तब उनका शायद दूसरा या तीसरा ही बैच था 12th क्लास में, तो वो बताता था कि कुछ भी हो जाता है क्लास में। तो एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर, so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force, on neighboring lines of force, so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. तो अब ये क्या हुआ भाई? The lines of force have a tendency to expand laterally. Laterally ही expand होती है. Laterally expand क्यों होती है? उसका रीज़न है हमने बोला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सी, ये लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ होता है, एक ऐसा पाथ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ऐसे मूव करके नेगेटिव को अप्रोच करेगा। तो इधर से भी एक पॉजिटिव चार्ज को अगर रख दिया जाए तो वो इस लाइन को फॉलो करेगा, इधर से भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो वो इस तरह एक मतलब इसको नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेगा। तो पॉजिटिव का पाथ ये है, ये भी पॉजिटिव का पाथ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस वजह से कि क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज का एक पाथ है और ये भी पॉजिटिव चार्ज का एक पाथ है, तो ये नज़दीक नहीं आ सकते कभी भी। लेटरली का मतलब ये है कि अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो ये तो हो गया हमारा लेंथ वाइज मोशन, और लेटरल मोशन ये है कि हमारे बाजू में कोई जा रहा है तो हम उसको ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम में और उसमें एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, क्योंकि हम भी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का पाथ और पॉजिटिव चार्ज का पाथ वो क्या करेगा, वो लेटरली यानी कि साइड वाइज वो एक दूसरे को रिपेल करेगा इस वजह से। समझ गए? तो ये तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से है और ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। समझ गए? उसके बाद 8th नोट करें, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स एट पॉइंट
The relative closeness of the lines of force gives a measure of the strength of electric field. Gives a measure of the strength of electric field. Gives a measure of the strength of electric field in any region. In any region. Full stop. The lines of force are first are close together in a strong field. Close together in a strong field. अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी मतलब आपस में नज़दीक होगी. सेकंड है फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड. फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड. और थर्ड है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड. Parallel and equally spaced in a uniform field. अगर कहीं पर यूनिफॉर्म फील्ड होगा मतलब एक जैसा फील्ड होगा तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो आपकी पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी. और अगर वीक फील्ड है तो वहाँ पर क्या होगा कि वो बहुत दूर दूर होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी की सारी नज़दीक होंगी. ठीक है. इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर. Lines of force do not pass through a conductor. The lines of force do not pass through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero. Because electric field inside a charged conductor is zero. ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है और इसको नोट कर लीजिए. ये वाला पॉइंट जो है ये एक्सप्लेन करूँगा जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे. कंडक्टर्स आपका थर्ड चैप्टर में है. तो कंडक्टर्स जो है उसमें हम ये देखेंगे कि एक चार्ज जो कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. सर वो वाला कंडक्टर चार्ज नहीं था. ये वाला कंडक्टर चार्ज्ड नहीं था. इसमें जो चार्ज हैं वो अलग अलग रखे हुए थे, स्टेबल थे. वो चार्ज तब होगा जब उसमें वो मोशन में है. ठीक है. ओके.